नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ये एक ऐसा समय चल रहा है जब हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं और ना किसी से बाहर मिलने जा सकते हैं और ना कहीं बाहर जा सकते हैं। ऐसे में भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नई पहल के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ है। यह रंग समागम 2020 हम माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासित श्री नीलकंठ तिवारी जी और संस्कृति विभाग के समस्त उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में रंग समागम 2020 की प्रस्तुति आपके सामने कर रहे हैं। इस वेबिनार के जरिए हम जुड़ रहे हैं कुछ ऐसी विभूतियों से जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपना बहुत अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास है। भारतेंदु नाट्य अकादमी से पास आउट भी है, बहुत ही उम्दा डिजाइनर, राइटर, एक्टर भी रहे हैं अपने समय में। आज श्री मुनीश सप्पल जी से हम जुड़ रहे हैं और इनसे जानेंगे इनके सफर के बारे में, कैसा रहा इनका सफर। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे है सर, लॉकडाउन कैसा चल रहा है इस समय? लॉकडाउन बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम ठीक ठाक हो जाएगा सब कुछ और अच्छे से काम कर पाएंगे जैसा हम पहले करते थे। सर, मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था। 87 में आपने आर्ट एंड क्राफ्ट में अपना जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद आप ड्रामा स्कूल आ गए। तो दोनों फील्ड काफी अलग अलग थी। तो क्या आर्ट की स्टडीज पूरी करने के बाद, आर्ट एंड क्राफ्ट की स्टडीज करने के बाद ड्रामा करने का पहले से मन था या पहले से कर रहे थे? कैसे इस तरफ आपका आना हुआ? अगर यूं कहा जाए कि बेसिकली मैं एक पेंटर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, है ना, एक चित्रकार हूँ और आर्ट्स कॉलेज और ड्रामा स्कूल आने से पहले मैं पेंटिंग करता रहा और मैं साइंस और मैथ्स का स्टूडेंट रहा और पेंटिंग मेरा बहुत शौक था, बड़ा शौक था। तो यानी साइंस में भी अगर मान लीजिए जैसे केमिस्ट्री हुआ या फिजिक्स हुआ, उसमें भी कई जगह थोड़े चित्र बनाने पड़ते थे तो मैं अपने साथ साथ पूरी क्लास के चित्र बना देता था। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि मेरा रुझान पेंटिंग की तरफ ज्यादा है। मुझे कुछ भी ऐसा करना है जो पेंटिंग से जुड़ा हो। उस समय ना ड्रामा था, ना मैं सिनेमा से किसी तरह से जुड़ा था, ना मुझे आर्ट्स कॉलेज का पता था। ये जब मैं 9th-10th में रहा होऊंगा तब की बात है। और उसके बाद जैसे ही मैं 10वीं पास करने के बाद 11वीं और 12वीं में आया तो मैंने करीब 79 से थिएटर शुरू कर दिया और छुटपुट इधर उधर फ्रीलांस ग्रुप्स के साथ छोटा मोटा 1-2 नाटक करने के बाद मुझे एक जब 82 यानी कि मैंने 12वीं पास की और 82 में मैं आर्ट्स कॉलेज मैंने ज्वाइन किया तो मैं सीधा मेघदूत में आ गया। और वहाँ पे इसलिए कि एक तो हमारे जो आर्ट्स कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे RS विस्ट, वो मेरे गुरु थे पेंटिंग के और बहुत सारे लोग जो थिएटर से जुड़े हुए थे वो मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप एक प्रॉपर एक थिएटर का ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे इस विधा को ठीक से सीखिए और उससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और उसकी वजह भी ये मैं बता सकता हूँ कि थिएटर भी पहुँचने की वजह क्या रही कि जो पेंटिंग थी मेरी वो 2 डायमेंशनल होती थी। तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा अगर इसमें मूवमेंट आ जाए तो और इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो वो उस मूवमेंट को ढूंढते ढूंढते मैं थिएटर में पहुंच गया और खासकर प्रोसिनियम थिएटर में जो कि पेंटिंग की तरह ही होता है, वन साइडेड ही है। बिल्कुल। इन साइड से आपको नहीं दिखेगा, वन साइड आपको देखना है। तो बड़ा सिमिलर था। मुझे लगता है कि उसमें कहीं कुछ फर्क ही नहीं मुझे नजर आया। लाइटिंग वैसे ही जैसी हम पेंटिंग में करते हैं, एक्टिंग वही वो जो हम पेंटिंग में करते हैं, वही किरदार, उनके उसी तरह के कपड़े, वैसे ही एक्सप्रेशन। तो सिर्फ वो एक मोमेंट ऐड हो गया थिएटर में, एक कहानी ऐड हो गई उस पेंटिंग में। जो पेंटिंग स्टैटिक थी उसमें कहानी ऐड हो गई। हाँ, वो जो पेंटिंग आप एक बार बना लेते थे पहले, वो आप हमेशा 100 साल तक सबको सेम पेंटिंग दिखा सकते हैं। थिएटर में आपको बार बार रोज उस पेंटिंग को बनाना पड़ता है और ये साबित करना पड़ता है कि आप अच्छे, बुरे या एवरेज कलाकार हैं। तो वो बहुत मुश्किल विधा है, मुझे ऐसा लगता है। सर, मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था। जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था मैंने एक चीज देखी कि शुरू में जैसा कि आपने बताया कि आपका रंगमंच का जो सफर है लखनऊ से शुरू हुआ और लखनऊ के अमूमन सभी बड़े जो निर्देशक हैं
सूर्य मोहन जी से लेकर उर्मिल कुमार जी से लेकर राज बिसारिया सर से लेकर सारे जितने भी बड़े बड़े जो थिएटर के डायरेक्टर रहे, आपने सबके साथ काम किया है। और शुरू में आप पोस्टर डिजाइन किया करते थे। पोस्टर डिजाइन करने से ये सफर शुरू हुआ। उस समय के क्या पोस्टर अच्छे नहीं होते थे, या फिर पोस्टर्स को भी कुछ अलग तरीके का आकार या प्रकार देने की कोशिश की आपने? नहीं, ऐसा भी नहीं था। मुझे लगा कि देखो वो बिल्कुल वैसा ही था कि जैसे मेरी पेंटिंग में मुझे सबसे आसान काम क्या लगा कि सबसे पहले पोस्टर और ब्रोशर डिजाइन कर लें जिस भी ग्रुप में गए। तो वो बिल्कुल आसान काम था क्योंकि वो मेरी सामने ऐसा था जिसमें मुझे कुछ साबित नहीं करना था, मैं साबित करता चला आ रहा था। तो सबसे पहले मैंने पोस्टर पकड़ लिए। और उस जमाने में क्या होता था कि कोई भी पोस्टर बनाता था, जरूरी नहीं कि वो आर्ट्स कॉलेज का एक्सपर्ट हो, यानी कि ग्रुप का ही कोई एक सदस्य जिसको पेंटिंग और ड्राइंग का थोड़ा शौक होता था वो पोस्टर बना लेता था। तो कई बार वो शायद उस तरह के ना बनते हो या कैसे, ऐसा ऐसा भी नहीं कह सकता क्योंकि एक से एक बढ़िया पोस्टर भी देखे मैंने, बड़े सुंदर सुंदर। लेकिन फिर मैंने अपने तरीके से, जैसे बोलते हैं ना कि अपना एक अंदाज, अपना एक कीड़ा, कि लंबे लंबे पोस्टर 3-3 शीट्स जोड़ के और 2-2 शीट जोड़ के, इस तरह से तरह तरह के पोस्टर। तो वो मुझे उसमें फिर शुरुआत मेरे करने के लिए बहुत आसान हो गया। फर्स्ट स्टेप कि गेट इनटू इट, कि आप पोस्टर्स और ब्रोशर डिजाइन करो, उसके साथ साथ आप भीड़ में खड़े रहो, साफ सफाई कर दो, बेंचेस हटा दो, कुर्सियां हटा दो, रिहर्सल के लिए जगह तैयार कर दो, स्क्रिप्ट पढ़ लो, सुन लो लोग क्या कर रहे हैं, देख लो। क्योंकि एक्टिंग से तो अभी मेरा कुछ लेना देना नहीं था, मुझे पता नहीं था कि डिजाइनिंग में एक्टिंग में भी घुसना है। लेकिन क्योंकि पार्ट ऑफ द डिजाइन वो अच्छा लगता था कि अच्छा यहाँ पेड़ होगा, इसके नीचे कोई बैठा है, वहां घर होगा, घर के बाहर वो सीन हो रहा है तो घर कैसा होगा, क्योंकि मैं हमेशा 3 डायमेंशनल सोचता था। तो मुझे लगता था कि स्टेज पे भी शायद वैसा होगा। लेकिन धीरे धीरे जब हमने करना शुरू किया तो हमको लगा मुझे जरूरत नहीं है। वो अगर 2D कटआउट से भी काम चलता है तो वहां लोगों को पता है कि वो नाटक देखने आए हैं और सब कुछ नकली है, तो वहां ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि ये सब कुछ असली है। असली सब एक्टर होने चाहिए स्टेज पे। और बाकी चीजें अगर आपकी सजेस्टिव भी हैं तो भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो भी उतनी तालियां बजती हैं जितना कि आप रियलिस्टिक करते हैं। तो थिएटर में रियलिज्म का एक अलग स्तर है, यानी कि उसकी एक अपनी मर्यादा है, आप उसी के अंदर ही उसको करते हैं और करना भी चाहिए, है ना। वहां पे पानी का जहाज अगर वो ले आते थे उत्पल दास साहब अपनी नाटकों में, तो वो एक स्टाइल से लाते थे, वो एक मैजिक क्रिएट करते। थिएटर में ये सब चीजें जब होती है तो एक मैजिक होता है। लोग उम्मीद नहीं करते कि बड़ा पानी का जहाज आ जाएगा स्टेज के ऊपर, उसके ऊपर वॉर होगा और बम फटेंगे और तोपें चलेंगी, मतलब दैट वाज अ फन टू सी ऑल दोस काइंड ऑफ प्रोडक्शंस, है ना। तो खैर, तो वो चीजों ने बड़ा प्रभावित किया कि यार ये जो है, ये जो चीजें हैं यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग हो रही हैं और इसमें बड़ा मूवमेंट है। और ये एक 2D से 3D में हम लगभग घुस रहे हैं, बट इसमें ना हम ऊपर से देख पा रहे हैं, ना साइड से, ना पीछे से, सिर्फ सामने सामने से बैठ के हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो चारों तरफ से बैठ के किया गया थिएटर था, जैसे कि बादल सरकार का या और इस तरह के जो थिएटर थे, उसमें प्रॉप्स और उस तरह का डेकोरेशन होता ही नहीं था, एक्टर ही एक्टर नजर आते थे। तो मुझे लगा यार ये भी अभी अधूरा है। तो फिर मुझे लगा कि इसके आगे का जो स्टेप है वो है सिनेमा। सिनेमा में हम चारों तरफ से देखते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और जहां चाहे वहां घुस जाते हैं, एक्टर की आंख में चले जाते हैं, एक्टर के चेहरे पे चले जाते हैं, एक्टर की जेब में घुस जाते हैं। यार ये बढ़िया है। तो ये पेंटिंग और इंटरेस्टिंग है। और ये पेंटिंग जो है ये पेंटिंग की तरह है, मतलब थिएटर पेंटिंग की तरह नहीं है। थिएटर में आपको रोज करना पड़ता है, रोज साबित करना पड़ता है। प्रोडक्शन 3 दिन के प्रोडक्शन में 2 दिन लाइट खराब हो जाती है तो आपको गालियां पड़ जाती हैं। 3 दिन के प्रोडक्शन में तीनों दिन एक्टर ठीक से नहीं कर पाता है, गालियां पड़ जाती हैं। तो 100 जब शोज आपके हो जाते हैं, उसमें से गिने चुने 10 शो ऐसे होते हैं जो आपको लगता है यार ये हमने बेस्ट किए। पेंटिंग में ऐसा नहीं है। पेंटिंग में उसको हम करेक्ट कर लेते हैं, फिर से ब्रश लगाया, फिर से सेट किया, भले हम 1 महीने में बनाए, 3 महीने में बनाए, 4 महीने में बनाए, कोई नहीं पूछता कि ये पेंटिंग कितने दिन में बनी। लोग कहते हैं पेंटिंग बड़ी गजब की है। सेम विद सिनेमा। फिल्म 1 साल में बने, 2 साल में बने, 6 महीने में बने, कितने रीटेक हो गए, कितनी बार पीछे सेट चेंज हो गया, कितनी बार, जो बेस्ट होता है वही दिखता है। और वो एक बार प्रिंट हो जाता है। जब वो प्रिंट हो जाता है तो सालों साल 100 साल तक लोग वाह वाह करते रहते हैं और उसकी तारीफ करते रहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस की। उनको ये नहीं पता होता कि ये बेस्ट के पीछे वर्स्ट परफॉर्मेंस कितनी हुई है। ये एक्टर को तो लाइनें याद नहीं होती थी, किसी ने पीछे टांगे पकड़ पकड़ के पाउंड किया है तब ये बोल पाया, फिर इसने डबिंग में ठीक किया है,
फिर इसको VSFX से ठीक किया है। इतनी विधाएं हैं कि पूरा मैजिकल है, मतलब सिनेमा से ज्यादा मैजिक कहीं नहीं है, टोटल मैजिकल। तो मुझे लगा यार ये बढ़िया है, एक बार बनाओ और पूरा 100 साल तक लोगों को दिखाओ। तो मैं सिनेमा को जो भी मेरी फिल्में मैंने कर सका हूं मैं अभी तक, वो मैंने पेंटिंग की तरह की है, यानी कि आर्ट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर स्टाइल, हर फिल्म में वो पूरे का पूरा मेरा होता है, यानी मेरे अलावा कोई भी और डिजाइनर सेट पे नहीं होता। इवन यहाँ तक कि कई बार लाइट भी मैं कैमरामैन के साथ मिलकर हम लोग तय करते हैं कि यार ऐसी अगर लाइट हो तो बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि उससे मैं स्टोरी बोर्ड बनाता हूँ, पहले एक लुक तैयार करता हूँ फिल्म का अपने जहन से, है ना, डायरेक्टर की मदद से, कैमरामैन से बात करके, तो फिर उसी को हम लोग फॉलो करके फिल्म बनाते हैं। इसीलिए मैं बहुत कम फिल्में करता हूँ। तो उसकी कई वजह, बहुत कम करने की तो खैर एक बड़ी वजह है कि मैं लखनऊ से हूँ, लखनवी हूँ, है ना, तो मैं आराम तलब हूँ, मैं हड़बड़ी में कर नहीं सकता काम, और पेंटर हूँ, एक पेंटिंग एक वक्त पे, 4 पेंटिंग में नहीं पेंट कर सकता। तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ी भी हैं और बहुत सारी फिल्में मैंने मतलब की भी हैं, और मुझे इसके लिए कोई रिग्रेट भी नहीं है कि मैंने बड़ी फिल्में छोड़ी हैं, क्योंकि जितनी मैंने की उसका मजा लिया। एक जीवन है ना। मेरे गुरु राज बिसारिया साहब मेरे मतलब मेंटोर भी हैं, गुरु हैं, मेरे मास्टर हैं, मैं उन्हें मास्टर बोलता हूँ। उन्होंने मुझसे यही कहा था कि अपनी कला को एंजॉय करने जाओ, ना कि पैसा कमाने जाओ। तो मैं यहाँ पे पूरा मजा ले रहा हूँ अपनी आर्ट का, अपनी पेंटिंग का, और पैसा खुद ब खुद आ रहा है। पैसा जितना मुझे चाहिए शायद उससे ज्यादा ही आ रहा है। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु का, जिन्होंने मुझे प्रोडक्शन डिजाइन सिखाया। पहली बार प्रोडक्शन डिजाइन से रूबरू कराया, लोगों को प्रोडक्शन डिजाइन का नाम नहीं पता था, उन्होंने मुझे थिएटर में प्रोडक्शन डिजाइन सिखाया। उसके बाद यहाँ आने के बाद जो काम मैं कर रहा हूँ, कि मुझे बहुत याद नहीं है कि इस तरह का काम हिंदी सिनेमा में कोई और कर रहा है, जो कि आर्ट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर स्टाइल, इन टोटलिटी डिजाइनिंग ऑफ द फिल्म, और वो भी पीरियड सिनेमा में। उसकी बहुत सारी वजह, बहुत सारे लोगों ने यहाँ मदद की। सलीम आरिफ साहब मुझे यहाँ लेके आए मुंबई, और मतलब मैंने स्ट्रगल नहीं किया। एक अगर लाइन में कहूँ कि स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी, ईश्वर ने वो कृपा रखी। तो सलीम आरिफ साहब लेके आए, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी मेरे बड़े भाई हैं, जिनके साथ मैंने चाणक्य से शुरुआत की और लगातार उनका सारा काम करता रहा। तो ऐसे जितने भी लोग मिले, वो एक उनसे प्रोफेशनल लेवल से ज्यादा एक क्रिएटिव लेवल पे ज्यादा जुड़ाव हो गया। तो वो सबके सब एक तरह से अपने दोस्त और बड़े भाई और इस तरह से हो गए। जैसे आज राजकुमार संतोषी साहब हैं, वो भी उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे डॉक्टर साहब करते हैं, उतना ही मानते हैं। उनकी फिल्म भी जो मैं कर रहा हूँ, बैटल ऑफ सारागढ़ी, लायंस ऑफ सारागढ़ी, उसमें भी आर्ट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, स्टाइल हम लोग कर रहे हैं। 1897 की कहानी है, वॉर फिल्म है। तो इसी तरह से बहुत सारे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं शायद, मुझे लगता है इसलिए मेरे लिए, कि मैं ही एक डिजाइनर हूँ जिसको अगर मैं कहूँ कि एक तरह की हार्मनी क्रिएट होती है आपकी, जब आप सब कुछ एक साथ करते हैं, चाहे वो गुड, बैड और अगली हो। यानी हार्मनी होना बड़ा जरूरी है पेंटिंग में, क्योंकि तभी आप पेंटर को अलग अलग साबित करते हो। कि जैसे एक वैन गॉग का पेंटिंग देखते हो, उसको आप देखते हो पैच में है, उसका एक स्टाइल है। रेम्ब्रांट की पेंटिंग देखते हो, उसकी एक लाइटिंग है, एक रियलिज्म है, एक अलग टाइप का डार्कनेस है ना। मेरे गुरु पेंटिंग के रेम्ब्रांट है, तो वो नजर आता है। और तीसरी जो चीज है वो ये होता है कि जब सब कुछ खराब है, यानी एक ही लाइन खींची हुई है, उसके साथ कोई दूसरी कंपैरिजन करने के लिए लाइन ही नहीं है, तो लाइन बड़ी है या छोटी है कैसे साबित होगा। वो लाइन है, उसी को आपको एक्सेप्ट करना है। तो यानी खराब है तो पूरी पिक्चर ही खराब है, एवरेज है तो पूरी पिक्चर ही एवरेज है, अच्छी है तो पूरी पिक्चर ही अच्छी है। हार्मनी है उसमें, हार्मनी। तो ये एक चीज है जिसको मैं अभी तक लगातार बेच रहा हूँ, समझा रहा हूँ लोगों को कि एक पेंटर रखने से ये फायदा हो सकता है सिनेमा में, है ना। बाकी थिएटर में भी इस तरह का कुछ काम करने की कोशिश की है अपने, थोड़ा बहुत जो मैं वहां कर सका, लखनऊ में कर सका। या तो यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन डिजाइन जो है, अगर हम लोग थिएटर में देखें तो जिस वोकेबलरी का यूज होता है उसको सीनिक डिजाइन बोलते हैं या एलिमेंट्स ऑफ सीन डिजाइन बोलते हैं, जहां पर बताया जाता है और ड्रामा के स्कूल से पढ़ाया जाता है कि लाइन, कलर, टेक्सचर और मास, इन चारों से मिलकर चीजों को डिजाइन किया जाता है। पहला सवाल सर मेरा इसमें यह है, क्या सीनिक डिजाइन और प्रोडक्शन डिजाइन ये दोनों अलग अलग है या एक है? अगर एक है तो इनमें
समानताएं क्या है या अलग अलग है, तो इनमें सर डिसिमिलैरिटी क्या है? हाँ, देखो इसको अगर इस तरह से शुरू करें कि पहली चीज है डिजाइन। अब वो डिजाइन सेट डिजाइन है, कॉस्ट्यूम डिजाइन है, एक्टर का खुद का एक्टर से कैरेक्टर डिजाइन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें वही, यानी कुछ भी डिजाइन, एनीथिंग, कोई भी वर्ल्ड की चीज हो जिसको डिजाइन करना है, डिजाइन में जो एलिमेंट यूज होंगे वो 5 एलिमेंट हैं। सबसे पहले आप एक लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। जब आप लाइनें खींचना शुरू करते हैं तो उस लाइनों से एक एक तरह का मास बनता है, एक साइज बन जाता है ना। एक लाइन हुई, उसका मास बना, मास का जो है एक तरह का लाइन मास हो गया, फिर उसका एक तरह का टेक्सचर आया, ठीक है ना। यानी कि आप उसको जिस भी तरह से ट्रीट करते हैं अपने आप को, आप चोर हो, बाल बिखेर लिए, गंदे कर लिए, अच्छे आदमी हो, अच्छे से बाल काट लिए, टाई लगा ली, शेव कर ली, ये आप डिजाइन कर रहे हो अपने आप को, है ना। फिर उसी के साथ साथ आप अपने एक कलर का यूज कर रहे हो, रंगों का। रंगों से आप अपनी बात कहते हो कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मैं पिंक और पर्पल और ग्रीन और येलो और ऑरेंज पहन रहा हूँ, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आई एम इनटू ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, कोई कलर नहीं पहनूंगा। लाइन हो गई, शेप हो गई, उसका मास हो गया, है ना, उसका टेक्सचर हो गया, उसका कलर हो गया, क्योंकि लाइनों से वो शेप बनता है ना, एक तरह का शेप बनता है। तुमने वजन बढ़ाना है, अभी तुम आमिर खान हो, तुम्हें दंगल करनी है, तुमने अपना वजन बढ़ा लिया, यानी तुमने लाइनों से अपना शेप चेंज किया। जब तुमने शेप चेंज किया, फिर तुमने अपना एक टेक्सचर डिसाइड किया कि बड़ी हुई दाढ़ी, कम बाल, छोटे छोटे बाल, क्योंकि मैं पहलवान था। फिर तुमने अपने रंग डिसाइड किए कि मैं बहुत गोरा नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मैं खेतों पे जा रहा हूं, ऑर्डिनरी मैन हूं, मैं थोड़ा टैन दिखूंगा, है ना। मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगा, मैं पैंट शर्ट और टाई नहीं लगा सकता, मैं कुर्ता पजामा और ये सब पहनूंगा। यहाँ पे सब कुछ एक साथ हो रहा है, यानी कि इन टोटलिटी डिजाइन के सारे एलिमेंट सब जगह काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी पे, आपके कपड़ों पे, मेकअप पे, एवरीवेयर। यानी सिर्फ यही 5 एलिमेंट ही चल रहे हैं और कुछ नहीं। आप बीइंग एन एक्टर, भिखारी बनना है, बूढ़ा बनना है, कुबड़ा बनना है, अपने आप को झुका लिया, यानी आपने अपनी शेप चेंज की, लाइन से शेप चेंज की। जैसी शेप चेंज हुआ, उसका एक मास बना अलग तरीके का। पहले आप सीधे खड़े थे, फिर आप झुक गए, उसका मास अलग हो गया, फिर उसका एक टेक्सचर डिजाइन किया गया, देन उसका एक कलर आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आप हर चीज के साथ ऐसे करते हैं। तो धीरे धीरे धीरे, जैसे चूंकि मेरे लिए भी ये चीजें इसलिए आसान हुई कि शायद मेरी ट्रेनिंग रही है बिसारिया साहब के साथ। मैं आर्ट्स कॉलेज कर चुका था 5 साल, और मेरे वहां पे जो गुरु थे RS विस्ट, उनसे भी मैंने बहुत मतलब कुछ सीखने की कोशिश की, और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। यानी कि आर्ट्स कॉलेज का जो थिएटर था, वहां पे हमारा प्रोसिनियम थिएटर है, वो मैंने ही जाके उनके पीछे पढ़ पढ़ के उनसे चंदा ले लेके उसको बनवा डाला, ठीक कर लिया, फिर वहां नाटक शुरू कर दिए, है ना। फिर बहुत डांट वांट भी उनकी खाता रहता था, वो बोलते थे तू क्लास में कम रहता है, लोगों को लेके वहां नाटक ज्यादा करता रहता है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो। तो फिर हम लोग पढ़ते थे, फिर मैं मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक यही करता रहता था। तो वो एक तरह का एक जुड़ाव हो गया, यानी जैसे होता ना कि सब चीजें आपस में कैसे जुड़ती जाती हैं। पेंटिंग से थिएटर जुड़ गया, 3 डायमेंशनल वो हो गया, फिर उसके बाद अपने को समझ आई कि और आगे कैसे बढ़ना, चारों तरफ से कैसे देखना पेंटिंग को, तो हम सिनेमा में घुस गए। यार अभी भी हम वही रहे, थिएटर, वही 5 एलिमेंट्स, ना छठा एलिमेंट हमारे पास, ना ही हमने थिएटर से हम आगे बढ़े हैं। क्योंकि थिएटर से मुश्किल विधा दुनिया में कोई नहीं है, और थिएटर से उम्दा विधा कोई नहीं है। दी बेस्ट है, जिसको साबित करना है वो थिएटर में हो, बातें मत करो, वहां देखेंगे नाई नाई कितने बाल, है ना। क्योंकि बाकी जो दिग्गज हैं, जो बड़े बड़े कि हमने तो ये सिनेमा में किया, हमने वो सिनेमा में किया है, वो सब किया है, वो हमको पता कैसे किया है। आओ थिएटर में एक शो करो हमारे साथ, तो हम बता दें कौन कितने पानी में। सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये असलियत है। इसीलिए मैं सबसे ये कहता हूँ कि थिएटर की ट्रेनिंग बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ट्रेनिंग के लिए नहीं, हर विधा के लिए।
यानी बिल्कुल। यहाँ पे आपको कॉस्ट्यूम डिजाइन करनी है, आपको सेट डिजाइन करना है, तो सबसे पहले आपको ड्रामा की समझ होनी चाहिए कि ड्रामा क्या है सीन में, इस पूरे एक्ट में 1 2 3 में बिगिनिंग कहाँ है, मिडिल कहाँ है, एंड कहाँ है, और किस तरह से आप अपनी कलर पैलेट को कैसे चलाते हैं उस मूड के साथ, जिससे आपके कहानी का मूड उस चीज को सपोर्ट करे। यानी कि ये ठीक वैसे ही है कि बिना एक्टर की एंट्री किए जब आपका पर्दा खुलता है या फिल्म का फ्रेम खुलता है तो एक लैंडस्केप या एक स्टेज दिखता है। वो स्टेज और लैंडस्केप देख के आपको ये लगता है कि यार ये कोई बड़ा फनी नाटक हो सकता है, कुछ अजीब सा सेट बना है ना, कलरफुल है ना, बहुत हैप्पी हो सकता है ना, इसी तरह का ये लैंडस्केप है, मेला लगा है, तो यानी बड़ा कुछ हैप्पी है। यहाँ भी बिना एक्टर के हमने ये साबित किया कि हम इस तरह की कहानी कहने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। उसके बाद एक्टर की जब एंट्री होती है, बिना लाइन बोले मुंह भी नहीं खोलेगा एक्टर, और हम ये कोशिश करते हैं समझने की कि ये कौन है। कैसे समझ कोशिश करते हैं? उसके लुक से। यहाँ पे काम आता है लुक ऑफ द एक्टर कि एंट्री चोर की हुई है या राजा की हुई है। आपके कपड़े बता देते हैं। एक्टर को भी एक्टिंग नहीं करनी है, कोई जरूरत नहीं एक्टिंग की, सिर्फ एंट्री करो करेक्ट गेटअप में। आपका 25% काम हो गया, मैं समझता हूँ। 25% नंबर आपने स्कोर कर लिया। अब आपको स्कोरिंग के लिए चाहिए 33 में से थोड़े से नंबर। अगर लाइनें ठीक से भी बोल दी तो आप पास हो गए। सीधी सीधी भी बोल दी, एक्टिंग वेक्टिंग मत करो, वो भूल जाओ, सिर्फ लाइनें बोलो जो लिखी हैं, उसमें से मिस मत करो, कोई भाव वाव नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लाइटिंग हम करके संभाल लेंगे, है ना। तो पासिंग मार्क्स तो कोई भी ला सकता है यार, जो ठीक से बोल सकता है। कपड़े पहन के तो तुम बाजार में भी घूमते हो, शादियों में भी जाते हो, तो तुम्हें स्टेज पे क्या लगता मुश्किल है कि यार ये टाई फंस रही है और वो जूता अड़ रहा है, पहले से क्यों नहीं प्रैक्टिस करते पहन के, है ना। तो कोई बड़े काम नहीं है एक्टिंग, मतलब हुआ जैसा ऐसा बना रखा है, वो तो सबसे आसान विधा है, क्योंकि हम सब एक्टिंग करते हैं जीवन भर। जैसा व्यक्ति मिलता है उसके सामने उस तरह का किरदार करने लगते हैं। बड़े डायरेक्टर के सामने जाते हैं उस तरह का किरदार हो जाता है, अपने दोस्तों के पास जाते हैं वैसा किरदार हो जाता है, अपने घर में जाते हैं वैसा किरदार हो जाता है, ऑफिस में रहते हैं वैसा किरदार हो जाता है। सारा दिन सारी जिंदगी तो एक्टिंग करते रहते हैं। तो कैमरे के सामने कौन सी मुश्किल हो गई भाई? ये सवाल है कि ड्रामा स्कूल में आने के बाद अगर हम लोग बात करें तो एक एक्टर के लिए ड्रामा हो रहा है, प्लेज हो रहे हैं जिसमें वो अपने आप को निखार रहा है, एज एन एक्टर काम कर रहा है। कॉस्ट्यूम अगर उसको सीखना है तो कॉस्ट्यूम की जो भी क्लासेस हो रही है उसमें वो काम कर रहा है। लेकिन अगर थिएटर या ड्रामा स्कूल की हम लोग बात करें तो वहां पर मोस्टली एक्टर की एक्टिंग पर फोकस करके चीजों को पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। सीनिक डिजाइनर का सीखने के लिए क्या क्या चीजें हैं कि वो अगर वो एज अ सीनिक या वो डिजाइनिंग करना चाहता है, वो सीखना चाहता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्या चीज है? एक्टर एक्टिंग करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, डिजाइनर कैसे प्रैक्टिस करता है? बेसिकली मुझे क्या लगता है कि जैसे कि मैं गया था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी, मैं तो डिजाइनर ही था। और वो चाहे मैं मैच्योर थिएटर में अपने हमारा जो ग्रुप रहा मेघदूत में मैं करता रहा, लेकिन थिएटर की एक बड़ी खासियत है, अच्छी चीज है कि आपको सब कुछ कराते हैं। उसकी वजह होती है कि लोग कम होते हैं, कई बार किरदार ज्यादा होते हैं, तो ऐसा हार्डली कोई व्यक्ति होगा जो बैठा रहता होगा। सबको कहीं ना कहीं कोई एक मौका दे दिया जाता है, भले भाला पड़ के पीछे खड़े हो, भले इधर से उधर निकल जाओ, है ना। तो यानी कि सबको एक्सपीरियंस है एक्टिंग का, हो ही जाता है। अब जो चीजें रह जाती हैं जो एक्टर नहीं करता है स्टेज पे या थिएटर में नहीं सीखता है, उसकी वजह से वो यहाँ आके मार खा जाता है। उसकी वजह ये है कि वो दूसरी विधाओं को अनदेखा कर देता है जो उससे बिल्कुल देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। इसलिए क्योंकि जब तक वो कॉस्ट्यूम नहीं सीखेगा वो अपने आप को क्या डिजाइन करेगा? इसका मतलब वो निर्भर है किसी दूसरे पे, उसको कुछ समझ ही नहीं है। उसको समझ होनी चाहिए खुद को कि मैं ऐसा हूं, मैं पूरी जिंदगी अपने आप को देख रहा हूं, मैं ऐसा पहनूंगा और ऐसा बनूंगा तो मैं अच्छा लग सकता हूं, तो वो सजेस्ट कर सकता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर।
कि मेरे विचारों में मैं ऐसा 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 हूं, आप इस लाइन पे भी काम कर सकते हो, है ना। दूसरा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि अभी तुमने कहा कि सीनिक डिजाइन में तो एक्टर को सबसे पहले घुसना चाहिए कि साला मेरा घर कैसा है, कितना बड़ा है, सीढ़ी किधर है, कितनी हाइट पे है, रेलिंग किधर लगी है, दरवाजा किधर है, खिड़की किधर है, लाइट कैसे लूंगा। सीनिक डिजाइन तो उसकी मेन चीज है, उसको तो अनदेखा उसको करना ही नहीं चाहिए। मेरी प्रॉप क्या है, मेरे हाथ में क्या है, मैं किस कुर्सी पे बैठा हूं, मैं उससे कैसे खेलूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप पीरियड प्ले एक नाटक करते हो, आप कपड़ों से अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आपके हाथ राजा महाराजा का एक्टिंग करने की, एक हाथ ऐसा ठुंडा हो जाता है, कपड़ा लपेट के ऐसा हो जाता है, साला ये हाथ काम ही नहीं करता। ऐसा कभी होता है? जब दोनों हाथ ईश्वर ने दिए, दोनों का इस्तेमाल होगा ना भाई। इसने कहा ये कपड़ा ऐसे लपेट लो, इस्तेमाल करो उसको, किधर फेंको उधर फेंको, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने नहीं कहा एक्टिंग करो, आपका शौक है, आप कपड़े अपने संभालना सीखो, कैरी करो उसे, देखो, ऑब्जर्व करो लोगों को, 10,000 लोगों को, 50,000 लोगों को ऑब्जर्व करो और देखो वो कपड़े कैसे संभालते हैं। ऐसे थोड़ी एक हाथ ठंडा हो गया कि आज से एक्टिंग होगी, सबसे खराब मेथड ऑफ एक्टिंग है वो। खैर वो सब बातें अलग है, लेकिन सबको सब विधाएं सीखनी चाहिए। मेकअप उसका एसेंशियल पार्ट है। कोई भी आके साला उसका खराब मेकअप कर देगा तो उसका तो करियर खत्म, आंखें छोटी बड़ी कर देगा तुम्हारी, है ना, चेहरा खराब कर देगा। कैसे कर देगा तुम्हें अगर समझ नहीं है तो? अगर आपको समझ है तो कर ही नहीं सकता है। आप उसे बोलोगे ये क्या कर रहा है भाई, बिना मेकअप के मैं ज्यादा बेहतर दिखता हूँ, तुम तो रेड मार रहे हो, सॉफ्ट करो, ये वाला बेस यूज करो, ये मेरा कलर है, ये लगाओ, इस समय मैं ऐसा हूँ, इस समय मुझे थोड़ा टैन होना चाहिए, ये लगाओ, 32 की जगह 36 नंबर लगाओ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब तक आप खुद से करेंगे नहीं तब तो सीखेंगे से। तो चूंकि मैंने मेकअप भी अपने हाथ से किया यहाँ आने के बाद भी, फिल्म में हेयर स्टाइलिंग में अपने हाथ से बांधी, लड़कियों के और लड़कों के बाल बनाए चाणक्य में, ठीक है, कपड़े तक खुद से पहनवाए कि धोती पहनने के इतने वेरिएशन होते हैं, ब्राह्मण ऐसे पहनता, क्षत्रिय ऐसे पहनता, शूद्र ऐसे पहनता, फलाना ऐसा पहनता, ये ऐसा पहनता, वो ऐसा पहनता है। वो सीखा, पहनाया, सब कुछ करते करते अब छोटी सी अगर एक चीज रह गई कि अदाकारी, वो तो चला हम कभी भी कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। पहना हम खुद ही पहन के आ जाएंगे, बताओ क्या करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है हर एक्टर को जो ये चीजें अवॉइड करते हैं उनको सबसे पहले इन सब विधाओं में घुसना चाहिए। लाइटिंग, अब लाइटिंग सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे। दिन है, रात है, शाम है ना, नकली लाइटिंग है कि नहीं, रियलिस्टिक लोकेशन पे है, हाउ टू कैप्चर लाइट फॉर एन एक्टर। कैमरा सामने है, हो सकता है वो उतने लायक ना हो लोग जो बता पाए कि आप ऐसे इस लाइट को लें तो आप ऐसा दिखेंगे, इस लाइट को लें तो आप ऐसा दिखेंगे। आपका मूड सेट करती है लाइट, बिल्कुल। आपकी खुशी, आपका दुख, आपका सब कुछ लाइट बताती है। एक्टर के पास सिर्फ 10% है बॉस एक्टिंग के, मेरे हिसाब से, जो मेरी गणित है, वो 10% लाइनें अगर बोल गया तो सब काम हो गया, 100 नंबर मिल जाते हैं उसको। अगर उसको बाकी चीजों की समझ है, उसने गेटअप करेक्ट किया, उसने लाइट करेक्ट ली है, उसने दूसरों को सुना है ठीक से, जो सामने वाला है वो क्या बोल रहा है, उसकी कब लाइन खत्म होगी, उसे कब बोलना है, बस टेक्निकल चीजें ही है 90%। सिर्फ 10% है जहां उसको इमोशन दिखाने, उसकी जरूरत नहीं भाई, सिर्फ लाइन बोलो, 100 नंबर मिलने वाले हैं तुमको। वो चाहे थिएटर हो चाहे सिनेमा हो, आंसू भी हम नकली डाल देते, टेंशन मत लो, सिर्फ लाइन ढंग से बोलो, समझो क्या कह रहा है और उसका क्या जवाब देना, जैसे आम जिंदगी में देते हो। जैसे अब आप मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं आपसे आंसर दे रहा हूँ, यही एक्टिंग है, और क्या एक्टिंग है। वो इसी तरह से जो डिजाइन की अब हम एक बात कर रहे थे, जो मैं पूछा, मैं वहां आता हूँ कि प्रोडक्शन डिजाइन थिएटर का ही टर्म है। जब सिनेमा नहीं था तो इस तब से वो टर्म है, यानी कि डिजाइनिंग ऑफ द प्ले। इट्स नॉट सेट्स तो है ही है, डेफिनेटली सेट्स है ना। और जितने भी बड़े थिएटर के लोगों ने किताबें लिखी हैं, अगर आप अपना इंस्टीट्यूट में देखोगे तो उनकी किताबें पढ़ी हुई हैं, है ना, डॉलॉफ या तमाम ऐसे लोगों की, कि सेट डिजाइनर ही है वो, बट दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ अदर थिंग्स लाइक कॉस्ट्यूम और मेकअप के
कि उसकी एक हार्मनी उनके साथ मैच हो जाए। प्रोडक्शन डिजाइनर का मोटा मोटा वो काम है, यानी कॉस्ट्यूम डिजाइन उसका काम नहीं है, मेकअप डिजाइन उसका काम नहीं है, हेयर स्टाइलिंग उसका काम नहीं है। चीजें जो उसके साथ जुड़ी हैं वो है लोकेशंस, सेट्स, प्रॉप्स, वो तो उसका मालिक है। बाकी जो चीजें कोई कर रहा है, जैसे कॉस्ट्यूम कर रहा है, लाइट कर रहा है, प्रॉप्स और चीजें जो कर रहा है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहे हैं, मेकअप कर रहा है, हेयर कर रहा है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल भाई बिल्कुल। लोकेशन इस तरह की है, घर इस तरह का है, भूतिया भूत की कहानी है, फलाना फलाना बच्चन साहब भूत बने हैं, घर इस तरह का है, पुराना घर है, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के समय का बना हुआ घर है, फिर उन्होंने अपने टाइम पे उसको रिपेयर किया था क्योंकि इतने बड़े पैसा नहीं था, किसी तरह रिपेयर कर पाए थे, अब वो मर गए हैं, अब उनका जो है ये घर है और ये ऐसा ऐसा दिखेगा, इसके कलर इस तरह के होंगे, पूरा वार्म चाहिए क्योंकि मैंने वार्म टोन रखा है। तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट्यूम डिजाइनर मेकअप एंड वो उसको समझ के काम करते हैं। कई बार वो स्केचेस में भी मदद कर देता है कि अगर ऐसा कुछ लुक हो या इस तरह का कुछ हो, तो इस तरह की चीजों में वो मदद करता है ना। अब ये सेम नियम लागू होता है सेट्स पे भी, यानी थिएटर में भी। थिएटर में भी उसका वो काम है, मगर उस तरह से काम नहीं हो पाता है क्योंकि हम कई बार एक ही विधा को कंट्रोल करते करते बहुत वक्त निकल जाता है हमारा, और वो विधा कंट्रोल नहीं हो पाती। और मैं भी ऐसा नहीं कि मैं इन विधाओं को कंट्रोल कर रहा हूँ, नहीं, मेरे हाथ में भी ये विधाएं नहीं है, मगर मैं ऐसे बह रहा हूँ उनको लेके। मैंने ये छोड़ दिया कि मुझे कंट्रोल करना है, मैं सबसे खेल रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं पहले बेस्ट आर्ट डायरेक्टर हो जाऊं, फिर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो जाऊं, फिर ये जीवन निकल जाएगा मेरा। मुझे खुद बेस्ट नहीं होना है, सब एक साथ करूंगा। और वो गलती से अगर मैं बेस्ट हो रहा हूँ तो वो मेरी गलती नहीं है, वो उन्होंने अनजाने में मुझे ये सब अवार्ड दे दिए, नहीं सर, अनजाने में कुछ नहीं हुआ हौसला अफजाई के लिए कि चलो यार एक आदमी कुछ तो कर रहा है, इसलिए, है ना। बाकी उसका कोई बहुत बड़ा मेरे लिए मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि वो तो मैंने साबित कर दी, वो हो गया, खत्म हो गया, वो पास्ट है, मेरी हिस्ट्री है। अभी जो मैं कल करने वाला हूँ, मुझे वो साबित करना है। मुझे मजा आता है मेरी अगली पेंटिंग में, मेरी पिछली पेंटिंग में मेरा कोई रुझान नहीं है, खत्म हो गई ना, वो बना दी मैंने, अब दुनिया देखी। उसको लेके मैं बहुत कुछ मतलब उत्साहित नहीं रहता हूँ। मैं उत्साहित होता हूँ जो नया आने वाला, नया क्या है मेरे लिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कैसे करूंगा, कैसे मैं वापस अपने आप को फिर से साबित करूं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ओनली बेस्ट, आई एम दिस। क्योंकि वो पागलपन, वो एक शौक जो एक पेंटर का होता है, वो मेरे अंदर बना रहता है मेरी हर एक कहानी के साथ। वो पेंटिंग का कैनवस छोटा हो सकता है, पेंटिंग का कैनवस बड़ा हो सकता है, एक छोटी फिल्म हो सकती है डोर जैसी, एक बड़ी फिल्म हो सकती है रब ने बना दी, पिक्चर जैसी, रब ने बना दी जोड़ी, यस सर, है ना, जहाँ आप करोड़ों रुपए खर्च देते हैं जिसमें डोर जैसी 10 फिल्में बन जाएगी। यस यस यस, उतना पैसा तो मैं ही अकेले खर्च कर देता हूँ, आर्ट डायरेक्टर और बीइंग प्रोडक्शन डिजाइनर, है ना। तो इस तरह से मेरे लिए वो मतलब नहीं होता कि कैनवस बड़ा या छोटा, ये ठीक वैसे ही है कि जब भी आप किसी पेंटर की पेंटिंग देखते हो तो पेंटर का नाम होता है वैन गॉग की पेंटिंग, उसका खाली हो सकता है स्केच हो, कई बार उसकी पेंटिंग बहुत छोटी होती है, कई बार उसका पेंटिंग कैनवस बहुत बड़ा होता है। हुसैन साहब आप पहचान जाते हैं, यार एक स्केच देखिए हुसैन साहब का स्केच है, फिर आप पहचान जाते हैं हुसैन साहब की पेंटिंग है। आप ये सोच के नहीं बनाते थे कि मैं बड़ी पेंटिंग को अच्छे से बनाता हूँ, छोटी को ऐसे खींच देता हूँ, नहीं, पेंटर तो पेंटिंग ही करता है यार। मुझे छोटी दोगे तो मैं छोटे के हिसाब से सोचता हूँ, बड़ी दोगे बड़े के हिसाब से सोचता हूँ, ऐसे करता हूँ। हाँ, वक्त छोटी में कम लगता है, बड़ी में बहुत ज्यादा लग जाता है। ये बहुत सीधी साफ बात है, क्योंकि भाई इतना लगेगा, काम उस तरह का है, देना ही है। तो ये एक अब जो ये काम है जिसको कि मैं ऐसा कहता हूँ कि प्रोडक्शन डिजाइन एंड कॉस्ट्यूम डिजाइन, मेकअप एंड हेयर डिजाइन, ये सब कंबाइन करके जो मैं कर रहा हूँ, इन सब के नाम अलग अलग ही हैं, ये इन टोटलिटी कोई प्रोडक्शन डिजाइन नहीं है। ओके ओके ओके। हाँ, प्रोडक्शन डिजाइन में सिर्फ ज्यादातर जो काम है वो सेट से रिलेटेड है, प्रॉप से रिलेटेड है, लोकेशन से रिलेटेड है, टोपोग्राफी से रिलेटेड है, या उसे कोऑर्डिनेशन करना है। लेकिन वो हार्मनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यानी कि जो कॉस्ट्यूम वाला भी होगा या मेकअप वाला भी होगा या जो लाइट वाला भी होगा, उन सबके साथ बैठकर अपने आइडियाज को शेयर करना, उनके आइडियाज को लेना और वो पूरे तरीके से हार्मोनाइज हो, उस पर एक मत होना और फिर चीजों को सामने लेकर आना, ये ओवरऑल सर है प्रोडक्शन डिजाइन। करेक्ट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या हुआ कि चूंकि लोग अलग अलग विधा से आते हैं और सब मास्टर होते हैं, अलग अलग मास्टर लड़ने लगते हैं अपनी अपनी स्टाइल को लेके,
कॉस्ट्यूम डिजाइनर बहुत बड़ा डिजाइनर होता है, वो अलग लड़ने लगता है कि मैंने जो कर दिया यार ये बेस्ट है। सेट डिजाइनर बोलता है मैंने जो कर दिया दी बेस्ट है। मेकअप वाला बोलता साहब मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं भी जो कर रहा हूँ सब ठीक है, मैं देश का बहुत बड़ा मेकअप मैन हूँ। तो फिर इस झगड़े की वजह को खत्म करने के लिए मैंने कहा यार मैं ही आर्ट डायरेक्टर हूँ, मैं ही कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ, मैं ही प्रोडक्शन डिजाइनर हूँ, मैं ही मेकअप डिजाइनर हूँ, मैं ही हेयर स्टाइल हूँ, बस खत्म। मेरी लड़ाई मुझसे है और कुछ चाहिए ही नहीं। सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म। तो झंझट खत्म हो गया, वन मैन शो हो गया। तो अब मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे डायरेक्टर के साथ होती है और किसी से नहीं होती। मैं और वही हैं जो आपस में झगड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मतलब एक दूसरे से बात करते रहते हैं और फिर एक मत होकर एक काम करते हैं। तो ये एक बेसिक लाइन है जिसको मैं बताना चाह रहा था कि क्या है जो मैं कर रहा हूँ और क्या फर्क है प्रोडक्शन डिजाइन और बाकी चीजों में, जो थिएटर में भी सेम है, सिनेमा में भी सेम है ना। थिएटर का बहुत मुश्किल है क्योंकि सिनेमा में एक बार शो खत्म, फिल्म शूट हो गई, कपड़े फेंक दो, प्रॉप फेंक दो। थिएटर में ऐसा नहीं होता, एक शो खत्म हो गया बहुत, अगले शो में फिर से चाहिए। सबसे मुश्किल विधा है थिएटर, ये समझ लो। जिसको भी सिनेमा में आना है या किसी भी ऐसी विधा में आना है वो थिएटर से गुजरते हुए आएगा तो जीवन आसान हो जाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। सर ये 1987 में कॉलेज खत्म होने के बाद बीएनए में आना होता है, बीएनए में फिर 2 साल का समय, और उसके बाद बीएनए की रेपेट्री से जुड़ने का आपको मौका मिलता है जहां पर आपको फेलोशिप मिलती है शेक्सपियरियन थिएटर में आपको रिसर्च करने के लिए राज सर के अंडर में, उनके मेंटरशिप में। वो उस टाइम पर ही आपको ये पीरियड ड्रामा का वो चीजें और डेप्थ में जानने को मिली या ये समझने को मिली? पीरियड ड्रामा बहुत पहले से दिमाग में था कि इसमें ज्यादा मुझे स्पेशलाइजेशन करना है? इसको अगर यूं कहूं कि बीएनए के आने से पहले काफी साल चुके मेरे गुजर चुके थे एमेच्योर थिएटर में, मेघदूत में, और वहां पे मैंने काफी सारे पीरियड प्लेस कर चुका था मैं, जिसमें एडिपस है, सूर्य शिकार है और बहुत सारे। अब इस समय वक्त तो शायद पूरे नाम भी याद नहीं होंगे, लेकिन उस समय भी चूंकि जब मैंने ये सब नाटक किए तो जब पीरियड की बात आई तो मुझे लगा कि अब सूर्य शिकार है, गुप्ता एज का नाटक है, तो फिर मैं उस समय आर्ट्स कॉलेज में था, इतना मुझे याद है। तो मैं आर्ट्स कॉलेज की लाइब्रेरी में गया, गुप्ता एज की किताबें निकाली, थोड़ा सा उसका लुक, कॉस्ट्यूम्स का, उनके आर्किटेक्चर का, यानी जितनी भी केव्स हैं जो आप देख रहे हैं, अजंता, लोरा, ये सब गुप्ता एज की केव है, जिसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट्स कहा जाता है ना। तो इसमें सिर्फ स्कल्पचर ही नहीं है, म्यूजिक, ड्रामा, डांस सब है, क्योंकि कालिदास का अगर नाम आपने सुना है वो भी गुप्ता एज में ही हुए थे जब उन्होंने ये सारे नाटक लिखे और किए, शाकुंतलम और वगैरह वगैरह। तो उस किताबों को पढ़ के थोड़ा सा मैंने काम किया, लेकिन उतना बड़ा रुझान नहीं था, ऐसा नहीं था कि मुझे पीरियड ही करना है। मतलब चूंकि पीरियड आ गया लेकिन फिर उस पीरियड को अच्छे से कर दूं, बस इतना था। जो भी काम करें उसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं जिससे कि ये लगे कि हाँ हम उसको थोड़ा जानते हैं, क्योंकि गुप्ता एज की बात हो रही है, उसके राजा की बात हो रही है, वहां के बुद्धिस्ट की बात हो रही है। तो बुद्धिस्ट किस तरह के थे, वो मशीनें जो उन्होंने कुछ बनाई नक्षत्रों को देखने के लिए या चांद सितारों को देखने के लिए, वो किस तरह की हो सकती थी, कितनी आसान या कितनी मुश्किल हो सकती थी। हालांकि बहुत कोई ऐसा अफलातून काम नहीं था मगर थिएटर के हिसाब से फिर भी कोशिश की कि इस तरह से कुछ ऐसा बनाएंगे, दूरबीन और टेलीस्कोप ऐसा कुछ बनाएंगे तो देखने में लगेगा कि कुछ है यार, उस पीरियड का है। बस इतना ही रुझान था। ये जो पीरियड को करने की बात हुई ये मेरी मुंबई में आने के बाद हुई, क्योंकि इससे पहले मैंने इतिहास उतना पढ़ा ही नहीं था। मैं आर्ट्स और मैथ्स और साइंस का स्टूडेंट था, और जब मैं आर्ट्स कॉलेज में था तो मैं पेंटिंग का स्टूडेंट रहा। तो इतिहास और पेंटिंग से कुछ उस तरह, मैं अपनी तरह का एक पेंटर हूँ, मैं रियलिज्म को ज्यादा विश्वास रखता हूँ, तो मैं अपना उस तरह की चीजें देखता था। तो इतिहास मैंने पढ़ा नहीं था, ये मैंने मुंबई आने के बाद से शुरू किया। जब मैं चाणक्य में फंस गया आते ही, तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च शुरू की, और देश भर में मैंने ट्रैवल किया उस समय, क्योंकि उस जमाने में तो ना इंटरनेट था ना कुछ और सुविधाएं थी। तो मैं कलकत्ता म्यूजियम हो, सांची, भरहुत, हाँ, लखनऊ म्यूजियम हो, चाहे मथुरा म्यूजियम हो, देश में जहां जहां से भी बुद्धिस्ट
कनेक्शन जुड़े थे प्री मॉडर्न, उनको मैं ढूंढने निकल गया था, इसलिए क्योंकि वहां पे उस समय मैं इन टोटलिटी काम करना चाह रहा था, समझना चाह रहा था, और डॉक्टर साहब ने बहुत उस समय मदद की। उस वजह से मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया। तो जब पढ़ना शुरू किया तो धीरे 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 मेरी रुचि बढ़ने लगी, क्योंकि चाणक्य के बाद जो बड़ा काम हमने किया वो किया मृत्युंजय। डॉक्टर शिवाजी सावंत ने एक बहुत फेमस उपन्यास लिखा है कर्ण की लाइफ के ऊपर, द लाइफ ऑफ कर्ण, मृत्युंजय। वो हमने एक सीरीज की, मैंने और डॉक्टर साहब ने मिलकर, और जिसमें मैंने आर्ट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, स्टाइल सब कुछ किया चाणक्य के ठीक बाद। तो उस समय भी फिर मैंने बहुत कुछ पढ़ा भी महाभारत को, ये तो ग्रंथ ना हो के एक्चुअल में अगर हिस्ट्री में हो तो कैसे हो, किस समय हुआ होगा, कैसे होगा। तो फिर हमने उसको 1500 सेंचुरी बीसी के आसपास सेट किया, जिसको वैदिक एज बोलते हैं, जहाँ से हमें चीजें मिलना शुरू होती है, लिखित चीजें मिलना शुरू होती है, लिखित प्रमाण मिलना शुरू होते हैं ब्लैक एज के बाद, यानी हड़प्पा मोहनजोदारो, ब्लैक एज एंड देन वैदिक एज। वैदिक एज में इसको सेट किया कि ये अगर वैदिक एज में होगा महाभारत तो कैसा होगा, अकॉर्डिंगली फिर हमने उसको डिजाइन किया। तो ऐसे धीरे 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 वो रुचि बढ़ने लगी, और अब फिर पढ़ पढ़ के अब एक आदत बन गई है। अब मुझे हिस्ट्री में मजा आता है। अब आप के जो भी काम करते हो ऐतिहासिक, उसमें जुड़ के उसको रिसर्च करके करना मुझे और अच्छा लगता है। सर, तो जैसे आपने बताया है कि आपके गुरुजी पद्मश्री राज भिसारे जी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, ना सिर्फ एक्टिंग की बारीकियां बल्कि डिजाइनिंग का भी जितना भी एक पर्सपेक्टिव है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सर से आपको सीखने को मिली। कुछ साल पहले मैं याद कर पा रहा हूँ 2014 या 15 का समय था, जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए सर एक नाटक का डायरेक्शन कर रहे थे, जूलियस सीजर, और उसमें आपने उसका सीनिक डिजाइन किया। और आपने सर एक बात बोली है कि फिल्म में और थिएटर में जो एक डिफरेंस आता है, थिएटर में चीजों को बनाना या करना एज कंपेयर टू फिल्म वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर इतने समय बाद थिएटर के लिए आपको डिजाइनिंग करने में? मुझे लगा कि शायद हमने जूलियस सीजर बीएनए में भी किया था मेरे मास्टर के साथ, और सेम प्रोडक्शन अगेन बहुत सालों के बाद उन्हीं के साथ करना। तो जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, शायद हम लोग एक आध दो कदम आगे बढ़े हैं, मगर ये कहना बहुत ठीक नहीं होगा, इसलिए क्योंकि थिएटर कहाँ से कितने कदम आगे बढ़ गया हमें पता नहीं, क्योंकि उस समय तक तो हम लगातार भाई थिएटर से वाकिफ थे, देख रहे थे, समझ रहे थे, उसकी बात होती थी। लेकिन जब से मुंबई में हूँ तो थिएटर के बारे में शायद उतनी मुझे जानकारी नहीं है कि इस समय जो वर्ल्ड थिएटर है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मगर फिर भी हमने जो एक डिज़ाइन सोचा था, जो हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, वो हमने करने की कोशिश की, और शायद हम सफल रहे हों उसमें। वो तो जिन्होंने वो प्रोडक्शन देखा होगा वो बेहतर बता सकते हैं, या मेरे गुरु राज साहब शायद ठीक से बता पाए उसको कि मैं कामयाब रहा कि नहीं। मैं अपनी तरफ से मैं 2 कदम आगे बढ़ा हूँ। जो हमने पहला प्रोडक्शन किया था जूलियस सीजर, और अब जो ये प्रोडक्शन किया है जूलियस सीजर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इवन एनएसडी भी 2 कदम आगे बढ़ा है, इसलिए क्योंकि एनएसडी ने भी जूलियस सीजर किया था 90s में, और अभी फिर से ये प्रोडक्शन किया है, और उसमें और इसमें भी काफी आगे बढ़े हैं वो लोग, ऐसा लोगों ने कहा। वहाँ के जो लोकल लोग थे, स्टाफ थे, एक्टर्स थे, टीचर्स थे। तो बाकी तो वही बेहतर बता सकेंगे जिन्होंने उस प्रोडक्शन को देखा है कि एज ए थिएटर प्रोडक्शन वो कैसा रहा। आपने एक बात बोली है सर, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक बार जो काम कर लेते हैं, या आप एक बार जिस तरीके का डिजाइन कर लेते हैं, और अगली बार जब आपका कोई काम शुरू होता है पिछले की सारी चीजें आप भूल जाते हैं। तो यानी कि एक ही तरीके का प्रोडक्शन जो है उसको अगर आप 5 बार अलग अलग तरीके से करेंगे, अलग अलग टाइम पे करेंगे, तो हर बार जो पिछला जो आपने किया सेम चीज में वो चीज अप्लाई नहीं करेंगे ना, वो हो ही नहीं सकता है। कोई भी पेंटर नहीं कर सकता दुनिया का, वो रिपीट नहीं कर सकता अपनी पेंटिंग। पता नहीं हमने किस मूड में कौन सा कलर किसके साथ मिला के कहाँ लगा दिया ब्रश से, कहाँ याद रखेंगे ये? कोई 2 into 4, 1 into 1, 2 ऐसा तो है ही नहीं। ये तो पेंटिंग है यार, वो 20 और 22 और 222 कुछ भी हो सकता है।
इसमें कोई गिनती नहीं है, कोई गणित है ही नहीं। ये तो टोटली आपके अपना एक एक अपनी जो होता है एक स्टाइल है, या आप ऐसा कह दो कि उस समय जो आपका एक मूड है, उसमें आप कौन सा कलर कहाँ से उठा रहे हैं, कहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। अगर आप पैलेट देखोगे तो जो टोटल पैलेट के कलर होंगे वो आपको टोटल पेंटिंग के कलर नजर आ रहे होंगे। मगर अब वो कौन सा कलर कहाँ लगा है पेंटिंग में, ये तो पेंटिंग बताएगी। तो उसको आप रिपीट नहीं कर सकते, दुनिया का कोई पेंटर अपनी पेंटिंग रिपीट नहीं कर सकता। वैसी बनाने की कोशिश करेंगे मगर कुछ आगे पीछे होगी ही होगी। कोई भी एक्टर अपनी सेम परफॉर्मेंस, सेम लाइन, सेम बोले, पता नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो अभी उतना लायक एक्टर भी नहीं हूँ या उतना लायक डिजाइनर हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है यार, अब ये गलती होगी तो इसको थोड़ा ठीक करें, ये गलती थी। कोई ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं होती जिसमें कोई गलती ना हो। हाँ, परफॉर्मेंस में कोई गलती होती है तो उसको ठीक से फिर रेक्टिफाई करते हैं, फिर कहीं और पहुंच जाएंगे, फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे, फिर कहीं और पहुंच जाएंगे। परफेक्ट कभी जिंदगी में नहीं होगी, ये तो बिल्कुल अनंत है ना, इंटरनल ऐसा लाइफ सर्किल ऑफ लाइफ है, चलता ही जाएगा जीवन भर आपके। आप इसको करेक्ट कर नहीं सकते, ये विधाई ऐसी है। जो चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे आपका थिएटर का प्रोडक्शन हो या आपकी एक्टिंग हो, कोई भी ऐसी चीज में कोई अंत है ही नहीं कि बस इतना कर लो बस ये हो गया। म्यूजिक में शायद हो सकता है कि ये राग बजाना है तो ये भाई ऐसे ही बजेगा, पर फिर भी हम वही राग अलग अलग म्यूजिशियन से सुनते हैं, अलग अलग सिंगर से सुनते हैं, अलग अलग मजा आता है, क्योंकि उसको अलग अलग रंग में अपने रंग से पिरो के गाते हैं, अपनी आवाज उनकी एक अलग होती है, तो आइडेंटिटी अलग हो जाती है। तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर सकता। मैं वैसे भी जो चीजें कर चुका होता हूँ मैं उसे याद नहीं रखता, रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो फिर ऐसा लगेगा कि मैं सेम चीजें रिपीट कर रहा हूँ। इसीलिए जो भी अगर पीरियड पे भी कोई काम मैं कर रहा हूँ, 19 पार्टीशन पे मैंने जैसे शहीद उधम सिंह की 1940 था, पिंजर की 1946 टू 48 था, फिर मैंने तेरी मेरी कहानी की 1910 का पंजाब था, तो ऐसा, और रमने मनादी जोड़ी में आज का पंजाब था। तो पंजाब तो हर बार दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं फिर हर समय अपने ढंग से उसको नए तरीके से सोचता हूँ, नए तरीके से करता हूँ। मगर स्टाइल ऑफ द पेंटर, यानी कि आप सारी पेंटिंग देख के ये जरूर पहचान जाएंगे इसका पेंटर ये है। स्टाइल में कोई फर्क नहीं होता, स्टाइल एक जैसी होती है, रंग एक जैसे होते हैं। जैसे हर पेंटर के अपनी पसंद के रंग होते हैं जो उनकी पेंटिंग्स में नजर आते हैं। सेम मेरी फिल्मों में होगा, आप मेरी सारी फिल्में देखेंगे, सारे रंग पहचान जाएंगे, फिर आप पहचानने लगेंगे कि हाँ यार ये उनकी हो सकती है, तो शायद मेरा नाम भी निकल आया उसमें। तो वो नहीं छूटता, क्योंकि वो हमारा एक स्टाइल बन गया, एक अंदाज बन गया। जो जो आप रोज कपड़े पहनते हैं, जो आपके पसंद के कलर है वो आ ही जाते हैं। वो चाहे कितना भी कुछ कर लो, आप वही शर्ट बार बार निकाल के पहनोगे, अच्छी से अच्छी शर्ट घर में पड़ी रहेगी, क्योंकि वो आपको पसंद है, क्योंकि वो आपके पसंद के कलर है। या कोई चीज है आप रोज वही खाते जाते हो, आपकी पसंद का फूड है, यू एंजॉय इट। तो सेम ऐसे ही पेंटर अपने आप को रिपीट करता है, हर आर्टिस्ट अपने आप को ही रिपीट करता है, कहीं नया नहीं करता है। कोई आर्टिस्ट नया नहीं करता है, वो अपने को ही रिपीट करता चला जाता है। रिपीट तभी उसकी एक आइडेंटिटी बनती है, उसकी एक पहचान बनती है। ये फला एक्टर है, ये फला एक्टर है, ये फला एक्टर है, ये फला पेंटर है, ये फला सिंगर है ना। पंडित जसराज जब गाते थे तो भीमसेन जोशी जैसा नहीं गाने लगे। भीमसेन जोशी का गाना सुन के ऐसा नहीं लगता था यार ये तो राहत फतेह अली खान साहब गा रहे हैं। राहत फतेह अली खान अपने को ही रिपीट करते थे, भीमसेन जोशी साहब अपने को ही रिपीट करते थे, पंडित जी अपने को ही रिपीट करते थे, वैन गॉग अपने को ही रिपीट करते थे, है ना। रेम्ब्रांट ने अपने को ही रिपीट किया। बिसारिया साहब ने जब से पढ़ाना शुरू किया, जब से थिएटर करना शुरू किया, आज तक उसी स्टाइल में थिएटर करना। मैं तो कह रहा हूँ आप थक गए, थोड़ा कम करो। अगर वो उनकी भूख है, उनका शौक है, वो छोड़ते ही नहीं है उस तरह से। वो कर करके जब दिखाने लगते हैं तो मतलब उनको बड़ा, हमें देख के वो लगता है यार कि कहीं अभी स्टेज में वो उस तरह से सीन कर डालते हैं कि एक्टर नहीं कर सकता है। तो वो उनका पैशन है, वो फिर वो छूटता नहीं है। वो जैसे 1980 में एक्टर को करके दिखाते थे, ऐसे एनएसडी में एक्टर को करके दिखाते थे, उसी शिद्दत से, उसी एनर्जी से। उनका प्रोसेस मैंने वो देखा है, उनका वो मैंने प्रोसेस देखा है कि एक्टर को सीन बता भी रहे हैं तो खुद भी वो इनएक्ट भी कर रहे हैं। और बिल्कुल। तो सर ये जो दो तरीके का मीडियम है, ये जो दो तरीके का मीडियम है, थिएटर के भी मीडियम में आपने उतना ही वक्त दिया है, आपने उतना ही काम किया है, और आपने ये जो फिल्मों का जो मीडियम है, सीरियल्स का मीडियम, उसमें आपने इतना काम किया है। क्या चैलेंजिंग है कि जब एक बार नाटक में जब कर्टन खुलता है हमें जो चीज दिखती है, यानी कि मैं लोकाल की बात कर रहा हूँ, मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ, एक लोकेशन हमको दिख गई और उसमें पूरा का पूरा नाटक हो गया।
लेकिन यही जब बात फिल्मों में आती है या यही बात जब सीरियल्स में आती है, लोकेशन एक नहीं है, तमाम तरीके की अलग अलग लोकेशन आनी है, अलग 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 घर दिखाए जाने हैं, अलग अलग सड़कें दिखाई जानी है, उसको भी उसी थीम को ध्यान में रखकर हर सीन बाय सीन क्रिएट करना ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि नाटक में तो एक बार जो बन गया वो दिख रहा है थ्रू आउट द प्ले, लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं है। तो ये क्या ज्यादा चैलेंजिंग होता है पूरा इन्वायरमेंट कंटिन्यूस क्रिएट करना? मुझे लगता है शायद आसान होता है, बहुत आसान होता है। थिएटर में तो लगाना पड़ता है, यहाँ लगा लगाया है। हाँ, सेट्स जब हम बनाते हैं तो भी हम उस इरा को रिक्रिएट कर देते हैं। यानी बहुत आसान सिनेमा इसलिए है कि सिनेमा में आपको ये नहीं देखना कि वो लेफ्ट वाला दर्शक देख पाएगा कि नहीं, वो राइट वाला दर्शक पूरा देख पाएगा कि नहीं, है ना, या लाइटिंग ऐसी होगी तो क्या होगा, लाइटिंग वैसी होगी तो क्या होगा। बहुत ही आराम से आप खेल सकते हो। आपका घर जो है जहां आप रह रहे हो इस समय, वो घर को जब मुझे सेट पे लगाना होगा, स्टेज पे, तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। लेकिन वही जब मुझे फिल्म में लगाना होगा तो बहुत आसान है, सेम मेजरमेंट करूंगा और लगा दूंगा, अब जिधर से मर्जी शूट करो, है ना, एकदम आसान काम है हमारे लिए। लेकिन थिएटर में वो मुश्किल है कि वो आंगन भी दिखे, वो पीछे वाला कमरा भी दिखे, कमरे के अंदर का सीन भी हो जाए, और अंदर जो बातचीत हो रही है या वो दोनों जो बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, फिर वो दरवाजे से कैसे बाहर आएंगे, फिर उनके पीछे का कुआं भी दिख जाए। बहुत चैलेंजिंग है, थिएटर से चैलेंजिंग कुछ नहीं है। सिनेमा बहुत आसान है थिएटर के मुकाबले, वो कोई भी काम हो, चाहे सेट्स हो, चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे कुछ हो। अभी सिनेमा में हम 10 कॉस्ट्यूम फटाफट बदल लेते हैं, थिएटर में उतना टाइम ही नहीं है। तो एक ही कॉस्ट्यूम में वो 10 कॉस्ट्यूम का काम करना है कैरेक्टर के लिए, तो वो मुश्किल है। कैसे कैसे लगे कि यार वो जो 10 कॉस्ट्यूम की जगह एक ही कॉस्ट्यूम आ जाए। सबसे चैलेंजिंग थिएटर का डिजाइन है, सिनेमा का डिजाइन बहुत आसान है, आपको सिर्फ उठा के कॉपी करना है। हाँ, जहां सोचना है कि आप किसी ऐसे पीरियड में है, मॉडर्न में है, या हड़प्पा मोहनजोदारो में है, गुप्ता एज में है, या किसी ऐसी एज में है जिसका कोई रेफरेंस नहीं है और वो रिक्रिएट करना है, तो उसमें भी मैं आसान इसलिए समझता हूँ कि जो हम रिक्रिएट कर देते हैं लोग मान जाते हैं कि ये वही पीरियड है, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं। और जो सबने देखा वो हमने भी देखा, हम तो उसे एज इट इज बना देते हैं, आसान और आसान हो गया। मुश्किल है थिएटर में अब 1947 पार्टीशन के ऊपर फिल्म बनाते समय लाहौर क्रिएट करना और अमृतसर क्रिएट करना और गांव क्रिएट करना, तेल निकल जाएगा मेरा तो। मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ कि अगर ऐसा करना पड़े तो कैसे होगा यार। ट्रेन किधर से आएगी, लोग कैसे चढ़ेंगे, और कैसे कहाँ से क्या होगा। इतने छोटे से स्टेज पे सब कुछ कब हटेगा, कब लगेगा, क्या लगेगा जिससे वो पूरी तरह से लाहौर लगे, क्या लगेगा कि जिससे पूरी तरह से अमृतसर लगे, और सीन भी हो। बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है वो, चाहे तो ऑपेरा ये ही। बिल्कुल जो ये एरिया जो है, चाहे लाहौर है, पाकिस्तान है, और वो भी आज का नहीं, वो उस पीरियड का, तो इसके लिए मेरे 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 ख्याल से ये विजुअलाइजेशन का भी काम बहुत ज्यादा है। वो पहले आपको पूरा विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, या फिर उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस या पिक्चर्स देखने पड़ेंगे। ये एक प्रोसेस होता है पहले विजुअलाइजेशन का। देखो, जिस तरह की फिल्म होती है उसका उतना ही लंबा प्री प्रोडक्शन होता है, क्योंकि फिल्मों का प्री प्रोडक्शन, जैसे पिंजर जैसी फिल्म का प्री प्रोडक्शन 2 साल का था। यानी कि 2 साल तक ये तय किया गया कि लाहौर कैसा लगेगा उस वक्त का, और उसमें विजुअलाइजेशन होता है सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए डिजाइनर। बट जो रिक्रिएशन है, जो चीजें बनानी है, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए जैसी कि वहां थी। तो उसके लिए वो रेफरेंस चाहिए होता है, वो आपको रिसर्च चाहिए होती है, वहाँ के पुराने फोटोज, वहाँ की पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज, वहाँ के ऊपर लिखी गई किताबें जहाँ पर उस जगह का जिक्र हो, या तमाम ऐसे लोग जिन्होंने उन जगहों को देखा हो, उनसे बातचीत करके उसके रेफरेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि मान लो अब एक टिकट छोटा सा प्रिंट करना है बस का, जो बस अमृतसर से लाहौर जा रही है, कि उसका क्या किराया रहा होगा, टिकट कैसा होगा, कितने का होगा। छोटी सी चीज है, फिल्म में कई बार दिखती भी नहीं है, लेकिन अब है, टिकट बांट रहा है, टिकट वाला भी है, तो अब टिकट का कोई रेफरेंस भी नहीं मिल रहा है। तो कोई ऐसा बुजुर्ग जो 90 ईयर्स का है, अमृतसर में है, जिससे बातचीत में ये पता लगता है कि साहब वो तो रोज लाहौर जाता था अमृतसर से अपनी प्रेमिका को मिलने,
है ना, और आधे आने का टिकट होता था, और वो इस तरह से अंग्रेजी में छपता था। गुरुमुखी अंग्रेजी और उर्दू में गुरुमुखी होती नहीं थी, और उसका रंग जो होता था सफेद नीले रंग का होता था, पतला सा पेपर। तो ये उससे जानकारी मिल गई, हमने छाप लिया, बना लिया। ये चिट्ठियां कैसे आती थी, कैसे पोस्टल, उसके स्टैम्प्स, बहुत सारी चीजें, वहां की करेंसी, उस वक्त की करेक्ट करेंसी हाथ में होनी चाहिए। तो छोटी छोटी चीजों पर रिसर्च होती है, तैयारी होती है, उनको बनाया जाता है या उनको खरीदा जाता है, और सब चीजें जब तैयार हो जाती हैं तब हम शूटिंग के लिए उतरते हैं, क्योंकि शूटिंग के बीच में ये चीजें तैयार कर पाना नामुमकिन है। चाहे जैसे बस है, अब वो जो बस उसमें दिखी है आपने पिंजर में, वो बसें उस जमाने में चलती थी, स्टीम बसें थी, ना डीजल ना पेट्रोल, कोयले से, लकड़ी और कोयले से चलती थी। तो वो स्टीम बसें कहलाती थी, इसीलिए जैसे स्टीम इंजन चलते हैं, आगे उनमें जगह होती थी जिसमें लकड़ी कोयला झोंका जाता था, साइड से एक ऊंचा सा पाइप जाता था जिसमें बस के साइड में से धुआं निकलता रहता था, उससे वो चलती थी। बाद में वो पेट्रोल वाली आ गई, तो हमने एक स्टीम की दिखा दी, एक पेट्रोल की दिखा दी, लेकिन वो बनानी पड़ी। फिर वो किस कंपनी की हुआ करती थी, उस कंपनी का नाम होना चाहिए करेक्ट, उसके ऊपर क्या लिखा रहता था बस के ऊपर वो करेक्ट होना चाहिए। ऐसे छोटी 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 तमाम डिटेल होती है। उस समय का अखबार होगा, कोई उस समय की मैगजीन होगी, कोई उस समय का फोटो स्टूडियो होगा, जहाँ पे पूरा परिवार जाके लाला जी का फोटो खिंचाता होगा, अपना ग्रुप फोटोग्राफ। तो वो तमाम चीजें जो है वो स्टडी करके पूरी टीम, मैं अकेला नहीं, मेरे बस का कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं काम नहीं करता हूँ ज्यादा, मैंने बताया मैं लखनवी हूँ, आराम तलब हूँ, मेरा काम मेरे लोग करते हैं। तो वो लोग मैंने रखे हैं, वो सब रिसर्च करेंगे, मैं भी पढ़ता हूँ, और फिर हम लोग मिलजुल के समझते हैं, और फिर मैं अपना एक पेंटर का दिमाग लगा के, जैसे है मेरा अपना एक पसंद का एक स्टाइल है, मैं अपने स्टाइल में पेंटिंग शुरू करता हूँ कि घर ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, और अंत में एक एक फ्रेम मेरी एक एक पेंटिंग होती है जो मेरी तरीके से बनती है। उसमें चाहे वो कलर करेक्ट होना हो, मेरे कलर है, बस मेरी पेंटिंग है। तो वही मजा है मेरा, उसी को मैं बार बार देखता हूँ तो मजा लेता हूँ कि उसने करेक्ट ये कपड़े पहने जो मैंने पहना है, जो प्रॉप मैंने रखी है वही है, बस जो मैंने बनाई वही है, जिधर से आनी थी उधर से आ रही है, उधर से दूसरी पासिंग करेक्ट है, पासिंग वासिंग भी हम ही डिजाइन करते हैं, क्योंकि पासिंग में कुछ देना होगा ना, ये ठेले वाला, मूंगफली वाला, फिल्म वाला, आलम आरा फिल्म का वो टांगे पे लेके जा रहा है, या सर्कस, ग्रेट इंडियन सर्कस का हुजूम निकल रहा है, ये सब पासिंग है। कोई फिल्म में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये निकलेगा, ये हमने निकाल दिया, इसलिए पीरियड स्टैब्लिश करने के लिए। तो सर ये जो अगर मैं प्रोडक्शन डिजाइन की बात करूं, अगर मैं इसमें इकोनॉमी की बात करूं, ऐसे मतलब कितना खर्च होना है या फिर किस तरीके का, तो सर ये क्या फ्लेक्सिबल होता है कि प्रोडक्शन को देखते हुए अगर उसकी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या तो अगर एक बहुत ही बड़े बैनर की फिल्म है बन रही है जो कि हर तरीके से चीजों को बनाने में और खर्च करने को तैयार है, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर बजट उतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हमको ऑथेंटिक चीजें ही दिखानी है, तो वो क्या बजट के हिसाब से चीजें फ्लेक्सिबल भी हो पाती हैं उसको? इसमें दोनों तरह के जवाब हैं। एक तो ये कि जब बहुत बड़ी फिल्म है तो भी आपको एक बजट तय करना पड़ता है, बहुत छोटी फिल्म है तो भी आपको बजट तय करना पड़ता है। दूसरा एक ये जवाब है कि जब बहुत बड़ी फिल्म होती है तो आपको बहुत सारी चीजों की छूट दे दी जाती है कि आप बस भी बना दो, घोड़ा भी बना दो, घोड़ा गाड़ी भी बना दो, ट्रेन भी बना दो, हेलीकॉप्टर भी बना दो, जो चाहो वो बनाओ। और जो छोटी फिल्म होती है उसमें ये कहा जाता है कि भाई भले आप एक चीज बनाओ लेकिन ऑथेंटिक बना दो, तांगा बना दो खाली, क्योंकि बाकी चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम फिर कम से कम कौन सी ऐसी दो चीजें दिखा दें जिससे हमारा पीरियड सेट हो जाए, ये कोशिश करते हैं। जैसे कि शहीद उधम सिंह नाम की एक फिल्म है जो अगेन 40s की है ना। उधम सिंह को इंग्लैंड में मार दिया गया, मतलब फांसी हो गई गवर्नर ओडायर को मारने के लिए। तो अब वो पंजाबी फिल्म है, पंजाबी हिंदी, बजट कम है, तो इस समय आपके लिए चैलेंज ये होता है कि आप वो चीजें मत दिखाओ जो चीजें आपके पीरियड के अगेंस्ट में है।
तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो चीज दिखी ही नहीं। और जो दिखाओ वो करेक्ट दिखाओ। सबसे बढ़िया तरीका ये कि कोई भी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाने के लिए या पिक्चर को बड़ा करने के चक्कर में गलत चीजें मत दिखा दो, उनको अवॉइड कर दो, या हर वो चीज अवॉइड कर दो जिसके बारे में आपकी जानकारी नहीं है, कि आपको पक्का नहीं पता कि उस वक्त में ये चीज थी कि नहीं, उसको अवॉइड कर दो। अगर सीन उसके बिना चल सकता है, अगर उसको जरूरत है सीन में, या वो कोई एक्शन प्रॉप है जिसके बिना सीन नहीं हो सकता, तो उसके बारे में पढ़ो, ढूंढो, फिर उस चीज को दिखाओ। तो दोनों में बजट दोनों में करना पड़ता है, चाहे आपका आर्ट डायरेक्शन में 25 करोड़ का बजट हो, चाहे 5 करोड़ का बजट हो, चाहे 5 लाख का बजट हो। दोनों जगह आपको बजटिंग करके ही सेट करना पड़ता है कि मैं इस तरह से खर्च करूंगा और ऐसे 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 खर्च होगा, ये करना पड़ता है। ऐसी कोई भी छूट नहीं होती कि कुछ भी लगा दो, कुछ भी करो, कोई 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 ऐसी फिल्म नहीं होती। ओके सर, ये मेरा सब लास्ट सवाल है आपसे। एक एक्टर है, जब वो अपने किसी अब जब वो काम मांगने के लिए जा रहा है तो वो अपने ऑडिशन के लिंक भेजता है या वो ऑडिशन भेजता है। एक सिंगर है तो वो अपने जो भी उसने गाने गाए हैं उसको वो भेजता है, या फिर एक डांसर है तो वो अपने कुछ डांस का जो भी ऑडिशन है या फिर जो भी उसने जो भी रिकॉर्ड किया है उसको भेजता है। प्रोडक्शन डिजाइनर अगर काम मांगने जा रहा है जिसने बहुत काम किया है, तो वो मुंबई जैसे शहर में जहां उसको बहुत लोग नहीं जानते हैं पहले या उसके लिंक कम है, वो कैसे अपना एक प्रोफाइल तैयार करे जिसको लेकर वो काम मांगने जाए? प्रोफाइल कैसे वो अपना तैयार करे, या क्या तरीका है जिसको कि वो दिखा के काम मांग सकता है? मुझे लगता है कि शायद एक्टर को भी हर जगह अपना काम भेजना नहीं पड़ता। अगर उसका एक दो काम बाजार में आ चुका होता है तो सिर्फ वो रेफरेंस देता है कि साहब मैंने ये फिल्म की है, ये फिल्म की है, आप देख लीजिए, है ना। सिर्फ शुरुआत के लिए ही आपको कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं, दिखानी पड़ती हैं। जो मैंने समझो एक वक्त पे चाणक्य के टाइम जब मैं आया था तो मैंने बताया साहब मैं ड्राइंग कर लेता हूँ, तो मैं अपनी कुछ ड्राइंग्स ला के मैंने दिखा दी, है ना। और फिर मैंने कहा साहब मैं थिएटर से हूँ, मैं ड्रामा से हूँ, तो मेरे अंदर थोड़ी सी समझ है चीजों की, आप मुझसे कुछ करा के देख लो। तो एक बार साबित करना पड़ता है बस। उसके बाद वो चीजें उसी के ऊपर, जैसे होता है ना, पहली सीढ़ी के बाद दूसरी तीसरी फिर बनती चली जाती है, फिर बनानी नहीं पड़ती। और आज जैसे कि मैं कहूँ कि 2 फिल्म कर लेने के बाद या 1 फिल्म करने के बाद वो आपका रेफरेंस बन जाता है। चाणक्य के बाद अगर मैं किसी के पास गया तो उन्होंने कहा साहब आपने क्या किया, मैंने चाणक्य किया, साहब सोच लो, देख लो। तो एक चाणक्य में कम से कम 100 फिल्में थी आज की, ठीक है ना। फिर मैंने मृत्युंजय किया तो उसमें अगेन 50 फिल्में थी आज की। तो उससे ज्यादा डिटेल आप क्या बनाओगे सिनेमा या टेलीविजन सीरीज। तो फिर वो बस आपकी एक पहचान बन गई, उसके ऊपर अपने आप काम मिलता जाता है। तो आज के समय में जितना मुझे याद है पिछले 10-15 साल से तो मैं कहीं गया ही नहीं, मतलब 15 साल से भी ज्यादा हो गए मैंने तो कहीं काम ऐसा मांगा नहीं, पहले भी नहीं मांगा। तो काम खुद ब खुद आ जाता है। लोग कहीं से ढूंढ ढांड के आ जाते हैं कि सब पीरियड फिल्म है, पीरियड का काम है, आप करेंगे क्या, पीरियड है आप करेंगे क्या। क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम वही है कि मैं पहले कहानी सुनता हूँ, क्योंकि मुझे अपने जीवन के 3 महीने 4 महीने देने हैं। पैसा मेरे लिए मटेरियल है। आप मुझे 10 करोड़ दे रहे होगे, हो सकता है मैं मना कर दूं, क्योंकि पहले मुझे मजा आना चाहिए। मजा आएगा तो मैं आपका 1 करोड़ में भी कर दूंगा काम, मजा नहीं आएगा तो वो 10 करोड़ भी मना कर दूंगा। मुझे क्या करना, मेरे जीवन के अपने 3 महीने यार, मैं क्यों दूं, करा लो जिससे कराना है ना। मैं यहाँ मजा लेने आया हूँ और मेरा अपना अंदाज है, मैं प्री अच्छे से करूंगा, अच्छा काम करूंगा, डिटेल करूंगा। मुझे वक्त चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि आप आ जाओ कल से छूटेंगे, मना कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा भाई। मुझे प्री में बहुत वक्त चाहिए, तो मैं आराम तलब इंसान हूँ, आराम से धीरे धीरे करता हूँ, है ना, चबा चबा के खाता हूँ। तो वो मेरा पूरे मेरे काम में भी नजर आता है। यानी जैसे आप होते हो वैसा आपका काम होता है, जैसा आपका कमरा होता है वैसे आप होते हो, जैसे आप होते हो वैसे आपका कमरा होता है, ठीक है ना। ये हर एक की पहचान है, वैसे मेरी पहचान है। तो मेरे पास वही लोग आते हैं जिनको पता रहता है कि हमारी फिल्म ऐसी है कि जिसमें हमारे पास समय है और हमें डिटेल करनी है, तो उनके पास चलो, तो वो करेंगे। और कहानी सुनता हूँ पहले, सबसे मेरी प्रायोरिटी यही है कि मुझे कहानी सुनो, कहानी अच्छी लगेगी तो ही फिल्म करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसलिए कि मेरा मन ना लगे, आप मुझे बहुत पैसा देते वो वेस्ट हो जाएगा।
वो क्रिएट नहीं हो पाएंगे फिर वैसे बिना मन के। बिल्कुल, इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है मेरी कहानी पहले सुनाओ, फिर मैं उसका प्री करूंगा, बताऊंगा आपको कि मैं इतने हफ्ते, इतने महीने, इतने वीक्स या इतने समय तक इसका रिसर्च करके रेडी होऊंगा, फिर आप शूटिंग को उतरोगे। ये मैं बताऊंगा। आप मुझे बोलेंगे कि फलाने महीने से शूटिंग है, मैं बताऊंगा कब शूटिंग हो सकती है, क्योंकि मैं तैयार होना चाहिए पहले, मेरा चीजें तैयार होनी चाहिए, मेरे कॉस्ट्यूम, मेरे प्रॉप्स, मेरी हर चीज। फिर मैं आपको बोलूंगा अब हम तैयार हैं, अब चलो, अब आप तय करो कब शूटिंग करेंगे। फिर सेट अगर बनना है तो मैं बताऊंगा सेट बनने में इतना वक्त लगेगा, तो शूटिंग में। तो मेरा काम इसी तरह का है कि वो मेरे ही तरीके से चलता है, तब चीजें होती हैं। हाँ, मॉडर्न सिनेमा है, सड़कों पे होना, इधर उधर होना है, तो वैसी फिल्में मेरी बहुत कम है, उसमें मेरी जरूरत ही नहीं है, कोई भी कर सकता है, तो क्यों मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करोगे आप, है ना, किसी भी व्यक्ति को ले लो। तो ये चीज है सर कि अगर इन टोटलिटी बात करें, एक तो जो प्रोडक्शन डिजाइनिंग का काम है, हार्मनी क्रिएट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विजुअलाइज करना दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें आज आपने जितना भी अपना अनुभव शेयर किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बातें, चीजों का रिसर्च करना, स्टडी करना, और उस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं सबको अपने आइडियाज बताना, लोगों के आइडियाज को सुनना, ताकि एक वो यूनिक उस तरीके की चीजें निकल कर आए, और खुद के ही डिजाइन को बार बार वो चेंज करते जाना, अपने आप को अपडेट करते जाना। तो ये चीजें, और खासकर जो आपने जो लास्ट में जिस बात का जवाब दिया, अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए जिसको भी इस तरीके का काम करना है, जिसको भी ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो अपने रेफरेंस के तौर पर कुछ काम जो भी, चाहे उसने थिएटर में किया है, चाहे वो छोटे भी काम किए हैं, उनका वो रेफरेंस लेकर जाए, ताकि वो दिखा सके कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो सर ये सारी जितने भी सवालों के आपने जवाब दिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे उनके लिए जो कि मुंबई जैसे बड़े शहर में ये सपना लेकर जाते हैं, जिनको कि पहली बात तो सर बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि लोगों को समझ में नहीं आते थे, हम कहाँ जाए या क्या करें। तो बेशक उनको सारे सवालों का जवाब मिला होगा, क्योंकि आप खुद भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी से हैं, फिर भी आपको सर भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से आप खुद ही इस परिवार का हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे साथ इतनी सारी बातें और अनुभव अपना शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।